तो हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे साथ है लिंक्डइन की सबसे प्रोमिनेंट, सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे रिलायबल ऐसी एक हस्ती, विवेक सर, जिनकी मैं भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। एंड ये हमारी एक ऐसी हस्ती है लिंक्डइन की जो बहुत कम एज में इतने ज़्यादा पॉपुलर है एंड इतने ज़्यादा ट्रस्टवर्दी सोर्स हैं ऑफ ऑल लिंक्डइन वैकेंसीज। जो भी आर्टिकलशिप की हो, सीए की हो, किसी भी चीज की हो। एंड सबसे बड़ी बात, ये सबको रिप्लाई भी दे देते हैं। पहले तो विवेक जी, मुझे आपसे ये जानना है कि बिग फोर में आर्टिकलशिप करने के साथ साथ, सीए करने के साथ साथ, आप सबको रिप्लाई कैसे कर देते हो? हाय अंशिका, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। और यार जितना सब तुमने बोला है ना, मेरी आंखों में आंसू आ गया सुन के कि मैं इतना सब कर रहा हूँ। अरे, आप यार ट्रू मेन इंस्पिरेशन हो, ट्रू इंस्पिरेशन। मेन थिंग ये होती है यार, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। रियल लाइफ में भी कोई फ्रेंड नहीं है। तो एक ही बात होती है, दोस्तों के साथ तुम आधा एक घंटा जाते हो, बातें करते हो। तो मेरे कोई दोस्त है तो मैं लिंक्डइन पर टाइम स्पेंड कर लेता हूँ। तो काइंड ऑफ लिंक्डइन इज माई फ्रेंड। दैट इज तो यही सो गुड। इतनी अच्छी मोटिवेशन है ना ये भी, बट रियली विवेक, अ सल्यूट टू यू। एंड जितने भी व्यूअर्स हैं, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि जब मैं भी अपनी आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई कर रही थी, देयर वाज दिस वन टाइम जब मैंने विवेक को मैसेज किया था कि ऐसे ऐसे आप लोग की वैकेंसी पोस्ट करी है, ये तो है ही नहीं पोर्टल पे। And उन्होंने मुझे बहुत कामली रिप्लाई करा। एंड सिंस दैट डे आई थिंक आई हैव बीन फॉलोइंग विवेक लिंक्डइन पे। आई ऑलवेज चेक योर पोस्ट, एंड इवन जब मुझे कोई मैसेज करता है ना कि दीदी वैकेंसीज कब आएंगी, हम किसको फॉलो करें, मैंने इनफैक्ट आज भी अपने मॉक इंटरव्यू सेशंस में आपका नाम मेंशन करा है कि इनको करो फॉलो, इनसे पूछो कब आएगी वैकेंसी, इनको सब पता होता है। अरे थैंक यू सो मच यार, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा एक मेंस वो है कि स्टार्टिंग से ना मैं एक चीज पे चलता हूँ कि देखो, फेक वैकेंसीज के लिए बहुत जने बैठे हैं कि जिन्हें सिर्फ हम्म। फॉलोवर से मतलब होता है। जैसे ही जब मैंने अपनी आर्टिकलशिप के लिए स्टार्ट किया था, तो उस फेस में क्या था कि मैंने जो स्ट्रगल्स देखे थे कि भाई फेक वैकेंसीज काफी आती है, एक ये ईमेल्स की पीडीएफ आती है कि, और वो ईमेल्स की पीडीएफ ना वो लोग जनरेट करते हैं जो बिग फोर में नहीं होते, जो एक मिड साइज स्मॉल साइज में बैठे हैं, बट वो अपनी लिंक्डइन पे फॉलोवर्स गेन्स करने के चक्कर में। तो मैं नहीं चाहता मेरे पास फालतू के फ्लॉवर्स आए, क्योंकि फालतू के फ्लॉवर्स आएंगे तो फालतू के मैसेज भी आएंगे कि भाई ये पीडीएफ है, ये मेरे को दे दे। तो आई डोंट वांट दैट ओल्ड स्टफ। मैं चाहता हूँ कि भाई अभी तक मेरे अराउंड 39,000 फ्लॉवर्स हैं। मैं इसको 1 लाख तक लेके जा सकता था बड़े इजली तरीके से, जिसके मेरे को तरीका पता है। बट आई डोंट वांट दैट, कि मेरे को जितना है सफिशियंट है भाई, मेरी दैट इज गति प्लीज हो जाए। ऑसम। बहुत अच्छी सोच है आपकी। तो विवेक, हमें आपके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो थोड़ा अपना बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। चलो मैं बता देता हूँ। जैसे मेरा सी अटेम्प्ट्स में क्लियर हुआ है। स्टार्टिंग से चलते हैं। नवंबर 21 में ग्रुप 1 हुआ, नवंबर 22 में सेकंड ग्रुप हुआ। और मेरा रेगुलर कॉलेज था देशबंधु कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जिसमें मैंने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। उसके बाद मेरा आता है आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप मैंने स्टार्ट करी एसएस कोठारी मेटल एंड कंपनी से। उसमें इंटरनल ऑडिट में 2023 अप्रैल में स्टार्ट किया था, एंड में। फिर पोस्ट 1 ईयर एंड 1 मंथ के बाद मैंने ट्रांसफर लिया ईवाई में। ओके। तो यहाँ भी मैं बिजनेस कंसल्टिंग डोमेन में हूँ। दैट इज ऑसम। तो विवेक, जैसे आपने अपना ट्रांसफर मेंशन करा, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे सी आर्टिकलशिप सीकर्स में होता है कि दीदी, ट्रांसफर हर किसी को नहीं मिलता, एंड स्पेशली बिग फोर्स में। तो कोई टिप या कोई इंसाइट जो देना चाहते हो ट्रांसफर के बारे में? यार ये आपकी बात ठीक है। जब मैंने खुद ट्राई किया था, देखो मेरे माइंड में एक थॉट क्लियर था कि डेलोइट है वो 3 महीने से ऊपर का ट्रांसफर केस नहीं लेता। पीडब्ल्यूसी 3-4 महीने के ऊपर का केस नहीं लेता। एक मेरे पास ऑप्शन था केपीएमजी, और एक था ईवाई। तो ये मेरे पास दो ऑप्शन बचे हुए थे। अब मेरे को ये पता था कि अब मेरे इंटरनल ऑडिट प्रोफाइल है, टैक्स में जाने का बहुत कम चांस है। तो मेरे को इंटरनल ऑडिट से इंटरनल ऑडिट में जाने में बड़ा इजीली मिल जाएगा। और एक एक मेरे मन में एक थॉट क्लियर था कि डेली ईमेल करूंगा, ईमेल करने का कोई पैसा नहीं लगता। भगवान ने किसी दिन सुन ली कि तो इंटरव्यू हो जाएगा, नहीं सुनी तो कोठारी में तो मैं हुई हूँ, मेरी अच्छी जिंदगी निकल दी है। वहाँ बड़ी चिल लाइफ थी। और मेरी टीम सुपर गोल थी, मतलब कोठारी में मैं ये नहीं बोल सकता कि वहाँ पे मेरे को कोई ड्रॉबैक नहीं लगा। एक पैसे का ड्रॉबैक हर एक को लगता है कि यार पैसा कम है, लेट आ रहा है। बट मेरी फैमिली, यार मैं भी मीडियम फैमिली से हूँ। मेरे पापा ने बोला होता कि एक भाई आर्टिफिशियल लर्निंग फेस है, पैसे का मत सोचियो। तो पैसों का मैं साइड रख दूँ तो लर्निंग साइड से मतलब नंबर 1 फॉर्म है वो, अकॉर्डिंग टू मी, कि टॉप 10 में एस एस कोठारी में था। तो उसके बाद ईवाई बिग फोर तो बिग फोर ही होता है यार। हम्म। ओके, तो आपके अकॉर्डिंग बिग फोर्स बेटर है या फिर बिग टेंस या फिर मिड साइज फर्म्स? मैं देखो, मैं बिग फोर को टॉप 10 से कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप टॉप 10 में एम आ जाते हैं
तो आपको पहले वही होता है कि अब मैंने कोठारी से स्टार्ट करी, उसके बाद बंदे को रहता है कि मेरे को बड़ी जगह जाना है। अब ईवाई, ईवाई आगे कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स। अब बंदे को पता चल जाता है कि एक वो होता है, जैसे अब कई जने पूछते हैं बिग फोर टॉप 10 में क्या फर्क होता है। एक होटल का एग्जांपल ले लेते हैं, 5 स्टार होटल, सिंपल स्टार होटल, या सीएफ, जैसे सीएफएम्स होती हैं वैसे ही लोग होटल से कंपेयर कर सकते हैं। एक 5 स्टार होटल और एक नॉर्मल होटल में क्या फर्क होता है कि खाना दोनों जगह मिलता है, बट काइंड ऑफ प्रेजेंटेशंस का फर्क होता है। प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी शार्प हो जाती है। देखिए, अगर आप टॉप किसी एक डोमेन में स्पेशलाइजेशन चाहते हैं कि मेरे को एक ही डोमेन करनी है, इंटरनल ऑडिट, टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप जितनी आपकी टॉप 20 30 या जिसको भी आप लेके चलते हैं, अकॉर्डिंग टू मी टॉप 20 होता है, बट कई जने टॉप 50 तक चले जाते हैं। टॉप 50 का कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता, कि मतलब ऐसा नहीं कि कोई लिस्ट है। 20 तक अपने देख सकते हैं कुछ फर्म्स का नाम है। तो टॉप 20 में प्रेफर करिए कि मेरे को हाईयर से हाईयर ब्रांड नेम मिल जाए। हाईयर से हाईयर ब्रांड नेम से उससे क्या होगा, आपको एक्सपोजर भी अच्छा मिलेगा और एक ब्रांड नेम भी मिल जाएगा, जिससे आपको बाद में इजी होगा जॉब के टाइम पे, क्योंकि आजकल जॉब आपको पता मार्केट कैसी चल रही है। और अगर आपको ये कि मेरे को मिक्स एक्सपोजर चाहिए, तो मिक्स एक्सपोजर में मैं ये बोलता हूँ क्या तुम फर्म के नाम से ज्यादा ना वो उस फर्म में जाओ जहाँ एक तो तुम्हारे कोई रिश्तेदार है। अगर रिश्तेदार है तो ठीक है, वो तुम्हें अच्छा सिखाएगा। अगर नहीं है तो ऐसी फर्म में जाओ जहाँ ट्रांसफर अलाउड है। अब इस पे क्वेश्चन आता है सबका कि भाई ट्रांसफर तो अलाउड होता ही नहीं है कहीं भी। और मैं बोलता हूँ 10 में से 2 फॉर्म अलाउ करती है, तुम पूछने वाले बनो। तुम 2 फॉर्म में पूछ के आ रहे हो, दोनों को 2 मना कर रहे हो, उसके बाद में आके तुम मेरे को गाली मत दो। अगर तुम 10 में पूछ पाओगे 2 फॉर्म तुम्हें अलाउ करेगी। सही बात है। तो आपको क्या चेंजेस लगे जब आप SS कोठारी मेहता, जो एक बिग 10 की फर्म है और आपके अकॉर्डिंग बहुत ऐसे आपका एक्सपीरियंस था उसके साथ, एंड व्हेन यू केम टू EY, आपको आपकी पर्सनालिटी में या स्किल सेट में ऐसे क्या चेंजेस लगे जो बेटर लगे आपको EY के साथ? यार एक तो लिंक्डइन पे लोगों ने इज्जत देनी स्टार्ट कर दी ज्यादा ही। अब बंदा बिग फोर में, बिग फोर में। ईवाई में काइंड ऑफ ये बोल सकते हैं कि यार तुम्हें थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग काफी होती है, एक तो तुम्हारी ये लर्निंग्स हो जाती है। ये मैंडेटरी सेशंस होते हैं, तुम्हें लगाने पड़ते हैं। कई बार तो रो पीट के लगाता हूँ, कई बार हंस के सीख के लगाता हूँ, तो वो सीखने को मिल जाती हैं चीज़ें। सेकंड थिंग इज डैट कि प्रेजेंटेशन को, जिस चीज़ को हम इग्नोर करते थे कि भाई एक्सेल है जैसा मर्जी बना के दे दो, बट यहाँ एक एक्सेल के तुम्हारे फॉर्मेट्स चलते हैं कि ये कलर होना चाहिए, इस काइंड ऑफ टेक्स्ट में होना चाहिए। एक जब तुम एक अच्छी जगह जाते हैं ना, तो तुम्हें थोड़ी ड्रेसिंग सेंस वगैरह, तो जिस चीज़ों को ना लैक करते हैं वहाँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बन जाती हैं चीज़ें, कि तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी अच्छी हो। और मतलब प्रॉपर काइंड ऑफ एक फॉर्मेटिंग चलती है ना, उस वे स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। और बाद में आपको ये समझ आ जाता है कि पहले हमें लगता है कि ये बहुत बोरियत चीज़ है, बहुत गंदी चीज़ है, कि मतलब स्टार्टिंग के 1.5 महीने में लिटरली धो रहा था कि मैं कहाँ आके फंस गया हूँ। बट अब मेरे को खुद समझ आता है कि अगर मेरे को आगे जाके प्रैक्टिस करनी है या मेरे को खुद मैनेजर बनना है कहीं भी, ये चीजें आज के टाइम पे असेंशियल है। कि सामने वाला पैसा दे रहा है, उसको वर्थ कर लिया। हम ना एक सर्विस सेक्टर में है, सर्विस सेक्टर में लोगों को फाइलें दिखती हैं कि भाई ये एक्सेल बना रहा है, पीपीटी बना रहा है, बट उसके अलावा हम उसको एक मतलब होता नहीं, हम प्रेजेंस से दिखा सकते हैं कि हम बहुत चीजें कर रहे हैं। तो वो चीज दिखाने का तरीका, इस चीज का बहुत फर्क है यहाँ। दैट इज एक्चुअली वेरी ट्रू। तो जैसे हम आपकी डोमेन के बारे में अगर बात करें, मैं स्टार्ट से हूँ, आप रिस्क एडवाइजरी से हो, तो अगर आपको ब्रॉडली किसी को समझाना हो कि क्या काम होता है रिस्क एडवाइजरी में, आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? ये रिस्क एडवाइजर इज काइंड ऑफ थिंग कि जैसे आपने बोला स्टैट ऑडिट है, स्टैट ऑडिट के लिए ऐसे की गाइडेंस है कि आपको ऐसे में ये करना है, वो फॉलो करना है, आपके पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। बट रिस्क एडवाइजरी में हमारे पास कोई भी बेस नहीं है कि भाई तुम्हारे पास कोई मैनुअल नहीं है कि ऑडिट है, ऑडिट कैसे होएगा। इट इज काइंड ऑफ कि तुम अपना माइंड कितना चला रहे हैं। अगर मैं बोलूँ कि इंटरनल ऑडिट, अब जो मेरा पहला इंटरनल ऑडिट था उसमें मैंने बहुत कचरा किया है। मेरा मैनेजर मेरे से बहुत ज्यादा परेशान था। बट भाई जैसे क्या था, एसओपी होती है ना, वो कंपनी की बहुत बड़ी बड़ी होती है, आपने सुना होगा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, कि उसके अंदर ना बड़े डिटेल प्रोसेस लिखे होते हैं कंपनी के। अब मेरे को याद है वो एसओपी पहली 70 80 पेज की थी आई थिंक, एचआर डिपार्टमेंट की। उसको पढ़ने के लिए मैंने 15 दिन लिए थे, और वो एक दिन मिलता पढ़ने के लिए, 1 या 2 दिन। बट वो मैनेजर ठीक थे कि उनको पता था कि ये बंदा पहली बार आया, इसने जिंदगी में कुछ नहीं किया। तो भी जैसे एसओपी को पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि जो एसओपी में लिखा है करंट प्रैक्टिस फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है, करंट वर्सेस एक्चुअल जो होनी चाहिए। और एक क्या होता है, जब आप इंटरनल ऑडिट करते हैं ना, आपके पास मल्टीपल इंडस्ट्री, जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में आप 2 3 क्लाइंट कर लेते हैं। तो अब 2 3 क्लाइंट के बाद में आपको ये पता चल जाता है पिछले क्लाइंट पे ये काम हो रहा था, इस क्लाइंट पे ये काम नहीं हो रहा। बट अगर मैं वो वाला प्रोसेस अगर मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करवा दूँ, यहाँ कॉस्ट सेविंग हो जाएगी, या काइंड ऑफ मेरा फ्रॉड के एरर्स बच जाएंगे। तो हम इस चीज को देखते हैं ऑडिट में। और इंटरनल ऑडिट एक चीज है, रिस्क एडवाइजरी में हम बहुत सारे फंक्शंस करते हैं। अभी जैसे मैं करंटली असाइनमेंट कर रहा हूँ
रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स होती है, जिसके बेसिस पे हमारे कंट्रोल टेस्ट होते हैं, जो हमारे एक स्टैट्यूटरी ऑडिट का भी पार्ट बनता है आगे जाके। तो वो रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स बनाना रिसर्च काइंड ऑफ वो थी रिसर्च एक्टिविटी। बट उसमें जैसे हम बनाते हैं कि कौन कंट्रोल बना रहा है, कौन कर रहा है, कौन उसको रिव्यू कर रहा है, मतलब एक डिपार्टमेंट वालों के पास जाते हैं, पहले उससे पूरा प्रोसेस समझते हैं। प्रोसेस समझने से पहले उनको समझाना पड़ता है हम आए क्यों हैं उनके पास। हम ऑडिटर नहीं है, हम उनसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगेंगे। उनको लगता है कि यार ये ऑडिटर्स आ गए ये हमारी जान खाएंगे डॉक्यूमेंट्स। तो उनको पहले बैठ के कन्विंस करना बहुत एक चैलेंजिंग टास्क है, कि पहले उनको जाके समझाओ कि हम ये काम करते हैं, फिर उनसे समझो। फिर हमारी एक मैट्रिक्स बनती है, फिर मैनेजर रिव्यू करता है। फिर मैनेजर बताता है तुमने ये गलती करी है, फिर दोबारा उनसे पूछ के आओ। फिर उनके डॉक्यूमेंटेशन होता है। मतलब ये काफी मेरे अकॉर्डिंग काफी अच्छी लर्निंग फेज है। बस इसमें एक दो तक आता है जो मैं खुद चैलेंज कर रहा हूँ। कि अब जैसे मैं फाइनेंस की स्टडी कर रहा हूँ, तो मेरे को फाइनेंस की स्टडी में लगता है कि विवेक तू कर क्या रहा है, विवेक तेरी जो आर्टिकलशिप है वो तेरी फाइनल में हेल्प नहीं कर रही है। ये भी जो मैं काम कर रहा हूँ वो मेरी किसी भी बुक में नहीं है, ना मैं टैक्स कर रहा हूँ, ना मैं ऑडिट कर रहा हूँ। ऑडिट में भी मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिट का कोई ऐसे नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। बस एक मेरे साथ साथ काफी जनों को यही फील होता है। रेस्ट ऑफ ऑल मतलब काफी बेस्ट चीज है ये। ओके। तो जैसे अभी मॉक इंटरव्यू सेशंस होते हैं, तो पता नहीं मुझे कैसे, पर ऐसे जो आर्टिकलशिप सीकर्स हैं मुझे वो ये बोलते हैं कि दीदी हमें ना लोग सजेस्ट करते हैं कि हम ऑडिट में जाएं, बिकॉज आगे जाके जब कभी डोमेन स्विच करना हो तो इजी रहता है अगर आप ऑडिट में हो, लेकिन अगर आप टैक्स में हो तो इट इज़ नॉट इजी टू स्विच योर डोमेन। क्या ऐसा सच में होता है? यार ऐसा होता है बट उन्होंने ये उल्टा बोला है। मतलब देखो दो चीजें होती हैं, टैक्स और ऑडिट कंप्लीटली डिफरेंट चीज है फर्स्ट ऑफ ऑल। एक मेन चीज क्या होती है ऑडिट में ना, अगर तुम्हारे आर्टिकलशिप में थोड़ा एक्सपीरियंस देगा लेटर ऑन तुम्हें एंट्री मिल जाती है। बट अगर तुम पहले किसी डोमेन से हो ना, तो ऑडिट में आने में ना चैलेंजेस लगते हैं, क्योंकि ऑडिट में क्या होता है जो आपका इंटरनल ऑडिट होता है ना, वो 6 महीना या 1 साल तुम्हें सीखने में ले लेता है। अगर तुम लेमैन पर्सन हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तो 6 महीने से 1 साल तुम्हें लग जाता है कि भाई तुम्हें चीजें करनी क्या है। तुम मतलब मैं बोलता हूँ सेकंड ईयर में डिलीवरेबल बनते हो, कि तुम एक आउटपुट निकाल के दोगे। पहले साल तुम्हें इन्वेस्टमेंट की नीड होती है, तो कंपनी तभी चाहती है कि तुम्हारे पास थोड़ा एक्सपीरियंस हो। तो बट टैक्स वाला बंदे को ऑडिट में कई बार ले भी लेते हैं, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा नॉलेज होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई तुम आर्टिकलशिप किस में कर रहे हो और पोस्ट क्वालिफिकेशन तुम ब्लॉक हो जाओगे। आर्टिकलशिप तुम्हारा लर्निंग फेस है। अगर तुम्हारी लर्निंग फेस काफी स्ट्रोंग है और तुम्हारे बाद में तुम एकेडमिक में अच्छा ले लेते हो, तुम एक बार चेंज कर पाओगे। पहली चीज है तुम आर्टिकलशिप 1 साल की कर रहे हो, सेकंड ईयर में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे तुम दूसरी प्रोफाइल तय कर लो, थर्ड ईयर में तुम पोस्ट क्वालिफिकेशन भी एक बार स्विच कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रोफाइल ब्लॉक होती है। तेरा मल्टीपल ऑप्शंस, तुम लिंक्डइन पे इतनी उल्टी सीधी चीजें भी देखते हो, तो थोड़ी बहुत प्रोफाइल्स को भी देखा करो। उसमें बहुत चीजें देखने को मिलती है। लिटरली मैं ये अपनी वीडियोज में भी बोलता हूँ कि आजकल बच्चे इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करते हैं, बट मैं खुद लिंक्डइन पे काफी चीजें सीखने को मिलती है। आज ही मैं देख रहा था, मेरे पास रिक्वेस्ट थी, एक वाइस प्रेसिडेंट थे मॉर्गन स्टैनली में। मैं उनकी प्रोफाइल को इवेलुएट कर रहा था कि मतलब उन्होंने मल्टीपल डोमेन स्विच कर करके ये कैसे पहुंच गए यहाँ। बट इट इज पॉसिबल। ग्रेट। तो विवेक, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आपको कंपनी में रह के हायर पोस्ट चाहिए या आपको अपना बिजनेस सेटअप करना है? भाई मेरा कभी कुछ नहीं है, आई एम गोइंग विद फ्लो। अभी मेरे को इसमें मजा आ रहा था, मैं इसमें चल रहा हूँ। लिटरली मैं मेरा कुछ भी ऐसे में प्लान्स में नहीं चल रहा। अभी मेरा मेन प्लान है बस फाइनल क्लियर हो जाए फिर देखेंगे। ग्रेट। तो विवेक, एक वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है जब आप एक बिग फोर में होते हैं। तो आपका उस पर क्या टेक है? आपका पर्सनल वर्क लाइफ बैलेंस कैसे चलता है आर्टिकलशिप के साथ? यार एज भी लो कि बिग फोर हैट्रिक होता है, तो कुछ डेज मेरे हैट्रिक रहते हैं जिसमें मैं अपनी क्लासेस नहीं ले पाता हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मेरी हर दिन ही हैट्रिक है। रिस्क एडवाइजरी में स्पेशली होता है कि तुम्हारे कुछ डेज हैट्रिक है, कुछ डेज तुम्हारे नॉर्मल है, तो मैं नॉर्मल वालों में कॉम्पनसेट कर देता हूँ। अब जैसे मैंने पहले ही मेंशन किया कि मेरे दोस्त दोस्त नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, तो मेरा घूमना फिरना बहुत कम होता है। तो मैं उसमें ही क्लासेस लगा के कंपनसेट कर लेता हूँ। और मेरा सैटरडे संडे होता है, सैटरडे कई बार वर्किंग होता है, कई बार ऑफ होता है, बट मैं संडे को बैठ के क्लासेस पूरी करने की ट्राई करता हूँ। ओके, ग्रेट। तो वर्क लाइफ बैलेंस इज काइंड ऑफ कि मतलब हम खुद मैनेज नहीं करते हैं चीज़ों को। मेरा ओके। पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर हम जो चीज़ को सोचेंगे वो हो जाती है पूरी। हाँ, आई थिंक इट एक्चुअली मेक सेंस। मैं भी यही बोलती हूँ कि नॉट ऑल डेज विल बी द सेम। तुम्हें खुद टाइम निकालना पड़ेगा कि उसको तुमने कैसे कंप्लीट करना है। आई एम ग्लैड वी एग्री ऑन दैट। तो विवेक, अगर आपको अभी कंपेयर करना होगा आपका फर्स्ट मंथ ऑफ आर्टिकलशिप और आपका अभी जो करंट मंथ चल रहा है, आपको उसमें क्या डिफरेंसेस लगते हैं? थोड़ी मेच्योरिटी आ गई है। जैसे मतलब फर्स्ट जॉब पार्टनरशिप में बात भी आता है, मैंने कल परसों ही लिंक्डइन पे डाला था
मैं जब एंटर हुआ तो मैनेजर ने बोला, विवेक तुम्हें एक्सेल में क्या क्या आता है? मैंने कहा सर आप बताओ आपको चाहिए क्या? तो वो बोले तुम्हें नहीं आता तो मैं सिखा दूंगा तुम्हें, मेरे को मीडियम और एडवांस तक तू बोलेगा रोज सिखा दूंगा। मैंने कहा सर चलो स्टार्ट करते हैं प्लस माइनस से, मैंने आज तक एक्सेल कभी यूज नहीं किया। तो उन्होंने लिटरली में मेरे को 4-5 दिन एक्सेल सिखाया, प्लस माइनस कैसे करते हैं, वी लुकअप कैसे लगता है, एक्स लुकअप एच लुकअप कैसे लगता है। तो आप समझ सकते हो कि मैं किस काइंड ऑफ पर्सन था। ओके। तो जैसे अभी इतना कंपटीशन बढ़ गया है सी आर्टिकलशिप में, एंड विद द काइंड ऑफ एडवेंट ऑफ लिंक्डइन की हर बंदा ही लिंक्डइन यूज कर रहा है, एंड आर्टिकलशिप सीकर्स बढ़ते जा रहे हैं डे बाय डे। तो बिग फोर्स में जाना एक बैटल काइंड ऑफ हो चुका है। तो आपका क्या टेक है, बिकॉज पीपल आर डेस्परेट और उनसे वेट होता नहीं है। मुझे ऐसे रिक्वेस्ट आती, दीदी 1 महीना हो गया अभी तक आर्टिकलशिप नहीं मिल रही। एंड हम बोलते हैं कि यार हम 3 महीने बाद घुसे हैं, तुम भी थोड़ा पेशेंस रखो। तो व्हाट इज योर एडवाइस टू दोज पीपल जो इतना तंग हो रहे हैं अभी? यार देखो दो चीजें होती हैं। अब बिग फोर में मेरे चाचा ताऊ तो बैठा नहीं है कि कल ही लगवा देगा, सीधी बात है। इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। कि अगर तुम्हें 1-2 महीना हो गया, तुम्हें लग रहा है कि नहीं मेरे को तो स्टार्ट करनी है, भाई तो अभी कहीं से स्टार्ट कर ले। अगर मिड साइज मिल रही है मिड साइज से कर ले। अगर किस्मत में बिग फोर लिखा होगा, लिटरली मैं अपने ग्रुप्स में भी लिखता हूँ कि अगर किस्मत में बिग फोर लिखा होगा तुम्हें मिल जाएगा। अब मेरे को मेरी किस्मत का नहीं पता था बिग फोर लिखा है, बट 1 साल के बाद किसने सोचा था बिग फोर मिल सकती है। बट इट हैपन्स, तो गॉड के भी प्लान्स होते हैं। तो भैया अगर तुमसे वेट होता है, अब तो तुम रजिस्टर भी कब कर पाओगे, अप्रैल में कर पाओगे? अगर मैं देखे लिटरली दिसंबर में हूँ, तो दिसंबर से अप्रैल, मतलब अभी मोटा मोटा मेरे पास 4 महीने हैं। चाहे तुम अब रजिस्टर करो चाहे तुम जनवरी में करो, अब तो बैठ ही जाओ अगर तुम्हें बिग फोर में इतना ही बैठ है। बट इसमें ना मुझे ना क्या कहते हैं, अटेम्प्ट डेफर करने का सोच लेते हैं। कि अभी जैसे अब अक्टूबर में तुम्हारे पास एक दिन का टाइम था रजिस्टर करने का, बट उनमें काफी बच्चों ने नहीं किया। तो वो एक बड़ी गलती भी होती है कि अटेम्प्ट डेफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की अपनी कॉस्ट होती है। अगर तुम अटेम्प्ट डेफर कर चुके हो, तब तो तुम्हारे हाथ में कुछ बचा ही नहीं है। तो अब वेट करना, थोड़ा वेट कर लो। बट आई थिंक इतना भी वेट करना कोई जरूरी नहीं है। आर्ट के सिर्फ स्टार्ट करेगा, लेटर हम बिग फोर मिल जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। बिग फोर को भी एक अच्छे बंदे की नीड होती है, अगर तुम्हारे पास अच्छी स्किल्स हैं, स्किल सेट है। सेकेंड थिंग इज डेट कि अगर देखो, पहला तो यही होगा कि जो बंदा, जिसको जल्दी स्टार्ट करना है, जिसको नहीं करना है कि भाई मेरे को बिग फोर ही चाहिए, अपनी स्किल्स को एनहांस कर ले। जैसे आजकल आप देखोगे पावर बीआई सीख लिया, एडवांस एक्सेल सीख लिया। ये नहीं पेड कोर्सेज करने, अपना यूट्यूब से सीख के सर्टिफिकेशन की जगह स्किल में मेंशन कर दो। सर्टिफिकेट्स का भी ये नहीं तुमसे कोई सर्टिफिकेट का प्रूफ मांगेंगे, जब इंटरव्यू होगा थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछ लेंगे, प्रैक्टिकल करवा लेंगे, दैट इनफ। वहां से आज मिल जाएगी। और मेन मिस्टेक क्या होती है, जैसे आज ही मेरे पास मेल आया, किसी ने पता नहीं मेरी पर्सनल ईमेल आईडी ढूंढ के वहां से रिज्यूमे शेयर कर दिया। ऐसे ही क्या होता है, कुछ जनों को लगता है कि मैं दिन में 10 मेल कर दूंगा बिग फोर वालों को, तो मेरा हो जाएगा। पहली बात उन्हें देखना चाहिए कि मेल आईडी क्या, भाई मेरी पर्सनल मेल आईडी पे करके क्या मिल जाएगा। तो कभी भी ऐसा नहीं कि तुम किसी की पर्सनल ईमेल आईडीज लेकर आ गए, जो पर्सन हायर करें, फर्स्ट ऑफ ऑल लिंक्डइन पे आप उनको लुकआउट करिए। सेकंड थिंग, थोड़ी ईमेल को प्रोफेशनल लिखिए। जैसे आज एक जन ने, जिसका मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, उसने क्या किया, बीसीसी में डाल रखा है। तो मेरे को सेम पढ़ के लग रहा था कि उसने मल्टीपल पर्सन के पास किए ग्रीटिंग्स, सेम काइंड ऑफ फॉर्मेट, उसने कवर लेटर भी डाला हुआ था। कवर लेटर ना स्पेसिफिकली कंपनी के लिए बनता है, जनरल कवर लेटर नहीं बनता। उसने बिल्कुल जनरल बना रखा था। तो इन चीजों की काफी कमियां होती हैं। अब इस कमी में से जो स्टैंड आउट कर जाता है कि एक तो तुम, मतलब 10, उसने पता नहीं कितने पर्सन के पास किया होगा। अब मानो कोई, मैं बिग फोर में मैनेजर हूँ, कोई भी है, उसके पास 9 ऐसी ईमेल है जिसमें कोई रेटिंग्स नहीं है, कोई प्रॉपर नेम नहीं है, कुछ नहीं है। और एक तरफ एक पर्सन उसने प्रॉपर लिख के दिया, सिर्फ उसी पर्सन पे एड्रेस दिया है, और जिस प्रोफाइल में वो है उसको। अब जैसे मेरे पास डेली आता है कि हमें स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए रिज्यूमे आता है, बट मेरी प्रोफाइल में बड़ा बड़ा लिखा है रिस्क कंसल्टिंग। तो क्यों ही भाई, उसका कोई रेलिवेंस नहीं है। तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि आपको जाना क्या है। इस चीजों को जब आप शॉर्टलिस्टिंग करना स्टार्ट कर देंगे, वो आपके फ्यूचर के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ओके। एक बहुत अजीब सा क्वेश्चन है मेरा, बट मैंने पहले से सोचा था कि आपसे पक्का पूछूंगी मैं ये। आपका अब तक का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस बाय सम सीए एस्पिरेंट जो आपका रहा हो अभी तक, चाहे लिंक्डइन पे हो, मेल पे हो, कैसे भी हो? मेरा वर्स्ट, मेरा नहीं है, मेरे पार्टनर का होगा क्योंकि मैंने ऐसे बहुत बंदे करे हैं फॉर्म में। मैं नाम नहीं ले सकता। व्हेन आई वाज इन एसएसपीएम, तो मेरे पास साथ दो तीन बार इंसिडेंट हुआ था। जब पार्टनर ने क्लाइंट था, उस क्लाइंट के बारे में हमें 2 घंटा समझाया कि क्लाइंट क्या है, काम क्या है, सब चीज़ें क्या है, सब समझाया। तो उसके बाद हम चले गए, तो पार्टनर ने बोला कि, मैं था, मेरे सीनियर थे,
तो उन्होंने बोला कि तुम जाओ, अगर तुम्हें कुछ ना समझ आए मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें दोबारा समझा दूंगा। ही वॉज वेरी सीनियर पार्टनर। तो मैं ऊपर गया, मैंने पहला डॉक्यूमेंट खोला, वो था हिंदी में। और हमें ना एक अमाउंट चाहिए थी जो मेरे लिए बहुत क्रुशियल थी। तो मैं सर के पास गया, मैंने कहा सर ये अमाउंट ना हिंदी में लिखिए, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्योंकि अब इसके अंदर 10 अमाउंट है, एक अमाउंट ही चाहिए, कभी गलती ना हो जाए। लिटिल मेरे को कम सुना है, मेरे सीनियर को ज्यादा सुनाया कि इसको कहाँ से उठा के ले आए तुम लोग। ओह माय गॉड। बट ओके। Literally, उन्होंने मेरे को बिठाया, कह दिया गूगल क्रोम खोल, गूगल क्रोम पे लेंस होता है, लेंस से स्कैन करो, और वो आ भी गया। फिर उन्होंने बिठाया, विवेक तू लिंक्डइन चलाता है, यूट्यूब चलाता है, थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगा ले। अब इसका मेरा वर्स्ट बोलूँ उनका वर्स्ट बोलूँ पता नहीं। ऐसे ऐसे मैंने बहुत किए हैं। फिर पार्टनर ने मेरे को फिर सेकंड टाइम हुआ कि उन्होंने मेरे को ऑफिस में बुलाया। ऑफिस में कुछ काम नहीं होता था ज़्यादा, 1 घंटे का काम होता था। अब 8 घंटे में खाली बैठा हूँ। तीन तीन दिन हुआ, 4 दिन हुआ। फिर उसके बाद मैंने पार्टनर को मेल कर दिया, मैंने कहा सर ऑफिस आने का मेरा एक्सपेंस लग रहा है, बट मेरे को लर्निंग नहीं मिल रही है। देन ही टोल्ड मी कि विवेक मैं पार्टनर हूँ, थोड़ी रिस्पेक्ट कर लो यार, ऐसे कैसे मेल कर रहे हो तुम। ऐसे ऐसे मैंने बहुत पंगे किए हैं लिटरली। बट मेरे को वहाँ से बहुत चीज़ें सीखने को मिली है। मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस था, हाँ, मेरे को क्लाइंट से डाटा चाहिए था, क्लाइंट वाज नॉट गिविंग डाटा। मैं मेल्स कर रहा हूँ, वो मेरे ऊपर चीख पड़ेगा। क्लाइंट मतलब 10 जन में बैठे, 10 के सामने वो मेरे ऊपर चीख पड़ा कि वे कि तू क्या कर रहा है, मल्टीपल बार मेल मेरे पास आ रहा है। और मैं रोया भी था हल्का सा, ये मेरे पास लाइफ में पहली बार कोई मेरे ऊपर चीख है। आई वॉज फील सैड। देन मैंने सीनियर को बताया, सीनियर ने मैनेजर को बताया। फिर मैनेजर ने, भाई बोलते हैं मैनेजर बहुत खड़ूस होते हैं, बट उन्होंने क्या किया, मतलब सीनियर को अगले दिन भेजा उसके पास। वो मैनेजर किसी काम से ना घर गए हुए थे, तो उन्होंने लिटरली में उस क्लाइंट के उस पर्सन को डांटा कि तूने मेरे इस बंदे के साथ ऐसे कैसे बात कर दी। अगला प्रोफेशनल वे में चीखना होता है तेरे तो भी चीख देता, बट इसने खुद का डेकोरम मेंटेन किया, आगे से तुम मत करना। तो यार वो बहुत को वो भी बन गया था मेरे पे इंसिडेंट। फिर मैनेजर ने मोटिवेट किया विवेक यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, मैंने पहली वीडियो उनको ऊपर ही बना दी। नहीं, बट हैट्स ऑफ टू दैट मैनेजर। ऐसे ना बहुत कम मैनेजर्स होते हैं जो आपका स्टैंड लेते हैं इवन इन योर एब्सेंस। सो यू आर वेरी लकी कि आपको इतने अच्छे मैनेजर मिले। तो विवेक, जैसे आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में काफी बार मेंशन कर चुके हैं अपनी इस इंटरव्यू में, तो व्हाट इज योर टेक ऑन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कि किस टाइम पे आपको स्टार्ट करनी चाहिए, आपका अटेम्प्ट उस टाइम पे कितना मंथ स्पेंडिंग होना चाहिए, और जैसे कहते हैं कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इज नॉट फॉर एवरीबडी, तो किस को करनी चाहिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग? यार इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपने एक सही बात मेंशन करी, ये सबके लिए नहीं है। सबके लिए क्या नहीं है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बड़ा फैंसी वर्ड लगता है, बट अगर आपकी आगे से एक अच्छी जगह से आपको अच्छी लर्निंग्स मिल रही है, देन आई थिंक यू शुड कंटिन्यू फ्रॉम देयर ओनली। भाई वर्क इन्वायरमेंट अच्छा मिलना बहुत मुश्किल होता है लिटरली में। अगर तुम्हारा वर्क इन्वायरमेंट अच्छा है, एक्सपोजर अच्छा है, देन यू शुड स्टे हियर। बट अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं मेरे को चेंज की जरूरत है, देन यू स्टार्ट लुकिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो जब आपका अटेम्प्ट है, अटेम्प्ट से कम 3 से 4 महीने पहले स्टार्ट कीजिए, रिज्यूमे अच्छा बनाइए। ले- मतलब मैं कहता हूँ कि लिंक्डइन पर 6 महीने पहले एक्टिव हो जाएगी, कनेक्शंस बनाइए। अब 10 कनेक्शन बनाएंगे, 10 में से 4 जने कंपनी छोड़ के भाग जाएंगे, बट 6 कनेक्शंस उस कंपनी में स्टे करेंगे, क्योंकि लिंक्डइन का प्रीमियम नहीं होता ना। तुम हफ्ते में 15-20 कनेक्शंस बना पाते हो। तो हफ्ते में 15-20 बना दो तो 4 हफ्ते हैं, तो 80 कनेक्शंस हो गए, 6 महीने के हिसाब से है 480 हो गए हिसाब लगा के। तो इससे क्या होता है, तुम्हारी चीजें वर्क करती हैं, तो ये आगे जाके बड़ा काम आता है। तो पहले अपना रिज्यूमे अच्छा बनाइए, देन 4 महीने पहले से अपना रिज्यूमे डालना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बड़ी कंपनियां वो 2-3 महीने 2 महीने का प्रोसेस ले लेती है। पहले तुम्हारे असेसमेंट टेस्ट आएगा, फिर 15-20 दिन में इंटरव्यू की कॉल आएगी, फिर हायरिंग होगी, ये सब होएगा। तो आई थिंक 3 महीने पहले से लुकआउट कर देना स्टार्ट करना चाहिए। मेन बात यह है कि सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि जैसे कई इंजीनियर होता है वो दिल्ली एनसीआर के होते हैं, कि भाई दिल्ली एनसीआर वाले पुणे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कई जन पहले रिज्यूमे डाल देते हैं तो उनकी फैमिली अलाउ नहीं करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड लुक कि आपको किस किस सिटीज में जाना है, फिर आप उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिए। पहले जैसे आपको पता है मेरे को दिल्ली एनसीआर से मेरी मम्मी बाहर नहीं भेजेगी, तो आपको पुणे साइड डालने चाहिए अपने रिज्यूमे। 2-3 इंटरव्यू दीजिए, थोड़ा एक्सपीरियंस लीजिए। मैं ये नहीं बोलता आप उनका टाइम खराब कीजिए, बट थोड़ा एक्सपीरियंस जरूरी होता है कि कैसे इंटरव्यू देने हैं कैसे नहीं है, तो उससे आपको पता चल जाएगा। फिर देन दिल्ली एनसीआर में जो बेस्ट कंपनीज है उसमें शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो थोड़ा प्रोफाइल को अच्छे से देख के शॉर्टलिस्ट करना कि फ्यूचर में थोड़ा जिसमें आपको हेल्पफुल रहे, क्योंकि अब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में ना बहुत कंपनीज एंटर कर चुकी हैं, तो उसके अंदर मेजोरिटी प्रोफाइल्स आजकल बहुत गंदी आ रही है, कॉपी पेस्ट वाली आ रही है, मैं ऐसा वाली आ गई, ये सब चीजें आ गई। तो प्लीज जिस कंपनी में आप शॉर्टलिस्ट होंगे उसके फीडबैक जरूर लेना कि आपको वहाँ क्या काम करने को मिलेगा,
ताकि फ्यूचर में सही रहता है यार। क्योंकि कुछ कंपनीज ना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का पहला बेनिफिट क्या होता है कि वहाँ तुम्हें पीपीओ मिल जाता है, प्लेसमेंट के लिए होता है। जैसे कुछ कंपनीज क्या बोलते हैं कि अगर तुम सीए बन गए तुम्हारा इतना पैकेज है, अगर तुम सीए नहीं बने एज अ सेमी क्वालिफाइड तुम्हें रिटेन कर लेते हैं, जहाँ पे तुम्हें अच्छा पैकेज मिल जाता है। एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का सबसे मेजर बेनिफिट ये है, इस करके मैक्सिमम लोग जाते हैं। तो तुम उस कंपनी में देख के जाना कि भाई तुम्हें ये ना हो एक साल बाद कि भाई जैसे तुम अब भी स्ट्रगल कर रहे हो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ढूंढने में, और एक साल बाद तुम दूसरी कंपनी ढूंढ रहे हो, ये स्ट्रगल तुम्हारी लाइफ में बार बार ना हो। इस स्ट्रगल को एलिमिनेट करना हमने यहीं पे। राइटली सेड। तो एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन जो मैक्सिमम सी एस्पिरेंट्स का आता है, मेरा भी आता है कभी कभी, कि हाउ डू वी नो कि हमें किसको मेल करना चाहिए, किसको कांटेक्ट करना चाहिए। अब जैसे आपने कहा कि पर्सनलाइज्ड मैसेज करना चाहिए, मेल करना चाहिए, बट एट टाइम्स वी नेवर नो कि वो किस लोकेशन के लिए कर रहे हैं। अब मैं डालती थी पैन इंडिया, ऑफ कोर्स ये बात, उस पर रिप्लाई नहीं आता। जब तक आप पर्टिकुलर लोकेशन नहीं डालते तब तक कोई रिप्लाई आता नहीं है। तो हाउ विल यू टेल अस कि कैसे किसको कांटेक्ट करना चाहिए? यार अंशुल, अगर आप देखोगे ना, जब भी लिंक्डइन पे वैकेंसीज आती है तो कुछ वैकेंसीज में नीचे लिखा होता है कि भाई हम इस लोकेशन के लिए हायर करते हैं। तो कई पर्सन उसको ना इग्नोर कर देते हैं कि भाई वो सीधा अपना रिज्यूमे डाल देते हैं विद प्रेफर्ड वन। सबसे पहले आप देखिए वो किस लोकेशन के लिए हायर करते हैं। लिखा है तो ठीक है, तो आप वहाँ डाल दीजिए। सेकेंड थिंग, अगर नहीं लिखा है देन जब आपका जो फॉर्मेट है सीवी वाला, उसमें सॉरी सीवी वाला बोल रहा हूँ, ईमेल की बॉडी वाला, तो आप उसके अंदर लोकेशन कर देना प्रेफर्ड वन लोकेशन ये है, प्रेफर्ड टू ये है। ये आप प्रेफर्ड वन लिख के नीचे लिख देना आई एम ओपन फॉर ऑल ऑल्सो, ऐसे कुछ करके। ये पहले अगर जो उन्होंने पहला जो लिखा है उनको फॉलो करना, अगर आप उसके ओके हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तब तो कुछ कर नहीं सकते। अगर उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा देन सेकंड ऑप्शन को ऑप्ट करना कि प्रेफर्ड लिख देना, और सेकंड ओपन फॉर ऑल वाला। ओके, फाइन। जैसे एक दो और क्वेश्चंस है मेरे, देन वी कैन रैप अप। तो जैसे होता क्या है कि बिग फोर्स के इंटरव्यूज में बहुत ऑफन एक स्टेटमेंट होती है कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग, आप हाउ आर यू प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है। बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ ऑल्सो सेड दैट चाहे आपकी इंग्लिश अच्छी ना हो पर आपकी नॉलेज अच्छी हो, तो यू कैन क्रैक एनी इंटरव्यू। आपका उस पर क्या ओपिनियन है? तो मेरा पर्सनल टेक ये है कि मेरी इंग्लिश खुद की वीक है, टू बी फेयर ही ना, कि मैं ये नहीं बोल सकता मैं किसी के सामने फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो मेरा ये टेक रहता है कि तुम्हारी 60% इंग्लिश भी है ना, ओके है तो ठीक है। मेरा है तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल, और तुम उन्हें कैसे आंसर्स करते हैं। तो मेन है कि आप अपने आंसर को स्ट्रक्चर में रखोगे ना, कब क्या बोलना है कितना बोलना है, वो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट पार्ट है। अपनी इंग्लिश को हाइप मत कीजिए कि मेरे को इंग्लिश पे ही फोकस करना है। मेन फोकस आप अपने कंटेंट पे रखना कि जो आप वर्ड्स बोल रहे हैं, वर्ड्स ऐसे बोलना कि सामने वाले पर्सन के माइंड में फिट हो जाए। ओके, सो विवेक, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि जब भी हम किसी बिग फोर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो हमें क्या प्रायोरिटाइज करना चाहिए? जो पीडीएफ्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं या फिर आईसीआई का जो स्टडी मटेरियल है? ये फर्स्ट ऑफ ऑल तुम स्टडी मटेरियल को भी इंटरनेट पर पढ़ के आए चुके हो इतने बड़े ग्रंथ को, आई थिंक वो तो पॉसिबल है नहीं तो तुम बैठ के पढ़ोगे। राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे बिग फोर या कोई भी इंटरव्यूज होते हैं उसमें जो तुम्हारे बेसिक क्वेश्चन होते हैं, मेजर रिजेक्शन के चांसेस ना तुम्हारे बेसिक्स में ही होते हैं। हमारे बेसिक्स में तुम्हारा बोल रहा हूँ सॉरी, मैं भी रिजेक्ट हुआ स्टार्टिंग में। वो मेन बात होता है कि हम टेक्निकल पे घुस जाते हैं और हम ये नहीं पता होता कि बेसिक्स को कैसे आंसर करना है। डिस्क्राइब योर सेल्फ, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाई बिग फोर, व्हाई नॉट टॉप 10 बाय बिग फोर। इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें हम बड़ी लैग करते हैं। और ये बात समझने के लिए मेरे को 6 महीने लगे हैं। तो लिटरली में आप ये सब काम मत करें। सबसे पहले ना, इसके मेरा एक सबसे बड़ा चीज क्या होती थी, जब मैं कोठारी में था, जब मैं दूसरी कंपनी के लिए ट्राई कर रहा था ना, मैंने अपनी कॉपी के पीछे क्या कर दिया था, एक डिस्क्राइब योरसेल्फ ये 5-6 क्वेश्चंस लिख लिए थे। और मैं डेली जब उन क्वेश्चंस को पढ़ता था ना, तो भी फेयर इनफ मैं उसको कट करके कुछ ना कुछ एडिटिंग करता था। यार नहीं, ये मेरे को वर्ड अच्छा नहीं लग रहा, इसकी जगह मैं ये बोल दूंगा अच्छा इंप्रेशन जाएगा, इसकी जगह ये अच्छा इंप्रेशन जाएगा। और जब मैंने उसको 10 से 15 बार ठीक किया होगा ना, तब उसमें परफेक्शन नहीं आई होगी। मैं परफेक्शन परफेक्ट कभी भी नहीं होता तुम, बट एक बेस्ट हो, मतलब गुड हो जाते हो, एक अच्छी चीज हो जाती है जिससे तुम सामने वाले को अच्छा लगता है। और मैं वही चीज सोच रहा था कि जब मेरा वो 10 से 15 चीज दिनों में हुआ है, तब वो चीज मैं एक्सपेक्ट करता था कि मैं सामने वाले को पहली बार में कैसे डिलीवर कर रहा था। तो पहली थिंग ये होगी कि 5-6 क्वेश्चन को अपने प्रिपेयर करके रख लीजिए साइड में। सेकंड थिंग, कि जो चीज तुम्हारे डोमेन का है, ऐसा नहीं कि तुम उस डोमेन में स्पेशलाइजेशन मांगेगा, थोड़ा बेसिक सा अपना वो, जैसे आपने बोला पीडीएफ आती है, वो पीडीएफ काफी लिटिल में हेल्पफुल होती है।
क्योंकि उसके अंदर होता क्या है, कुछ रिसेंट के इंटरव्यूज होते हैं। और जैसे कुछ क्या होता है, जैसे मैंने खुद अपनी यूट्यूब पे वीडियोस डाली हुई है, तो उसके अंदर क्या होता है, हम दो चीजें होती हैं। एक तो हम खुद के इंटरव्यूज का एक्सपीरियंस, सेकंड मैंने क्या कर रखा है कि जितने मतलब अप्रोक्स 200 स्टूडेंट्स के इंटरव्यू के एक्सपीरियंस को क्लब किया हुआ है। तो आप मानोगे नहीं, 200 के इंटरव्यूज में ये लगा लो 150 में सेम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हमें एक करंट ट्रेंड पता चल जाता है कि आजकल इंटरव्यू में पूछ क्या रहे हैं। उससे एक इजी हो जाता है। वो एक तुम्हारा रिस्क होता है कि अगर उसमें से पूछ लिया तो बढ़िया है, अगर नहीं पूछा तुम्हारी वाट भी लग जाएगी। तो थर्ड क्या होता है, तुम्हें थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज पता ही होनी चाहिए। करेक्ट। तो ये मास्टर ट्रिक होते हैं। अभी तो है नहीं, इंटरव्यू से पहले तुम पूरा स्टडी मटेरियल कितना ही पढ़ लोगे, तो कुछ तुम्हें ट्रिक्स भी खेलनी पड़ती है। बट जैसे कभी कभी हमसे कोई कोई बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे मुझसे एक बार पूछा गया था कि जैसे मैंने कुछ एग्जांपल दिया था कि अगर कैश और बैंक का अगर मुझे ऑडिट करना है तो फिर आई विल चेक द बीआरएस। ठीक है। तो जैसे हाँ। अब हमारे कुछ उसके अंदर ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं, राइट? तो री परफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, ऐसे कुछ कीवर्ड्स हैं जो ऑडिट के हैं। इसके लिए हमें स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे मैं अपने मॉक इंटरव्यूज लेती हूँ, ठीक है, तो उसमें मैं बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछती हूँ कि व्हाट इज सैम्पलिंग रिस्क, व्हाट इज नॉन सैम्पलिंग रिस्क। जैसे कभी कभी नेगेटिव कंफर्मेशन क्या होता है, पॉजिटिव कंफर्मेशन क्या होता है, तो ये भी नहीं आता होता कभी कभी। अब इन केसेस में मैं क्या बोलूँ उनको कि क्या करो? ये ना होता है, जैसे तुम्हारा स्टैट्यूटरी ऑडिट का इंटरव्यू सेम विद इंटरनल ऑडिट में काफी केस स्टडीज पूछी जाती है, बड़े बड़े गंदे लेवल की। उसमें मैं भी बहुत स्ट्रक हो जाता हूँ। तो मेरा मानना यह है कि 5 क्वेश्चन होता है ना, 5 में से तुम 3 का अच्छे से आंसर दो। अगर तुम्हें 2 का नहीं पता तो तुम सीधा इंटरव्यू बोल दो, सर करंटली आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दिस, आइदर यू प्रोवाइड हिंट समथिंग लाइक दिस। और मतलब तुम ये बोल सकते हो आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, सीधा बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। कि तुम यार 5 में से 5 तुम्हें आते हो, वो सामने वाला भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा। करेक्ट। सामने वाला यह काम तुम्हें वहां सिखा देंगे, वो ऑन दी जॉब सिखा देंगे। बट तुम्हारा किस तरीके से तुम आंसर कर रहे हो, क्या चीजें होती है, वो चीज तुम्हारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इंटरव्यूज में। करेक्ट। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन, पक्का प्रॉमिस लास्ट। नहीं नहीं, लिंक्डइन मैं तो पर पूछता हूँ। अच्छा लिंक्डइन लग पर रहा है, जैसे बिल्कुल आप फर्स्ट टाइम इतने, मेरा बिल्कुल। राइट, लिंक्डइन पर जैसे आप इतने एक्टिव रहते हो, और देर आर सो मेनी पीपल जो लिंक्डइन पे कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, अपना एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए आपके पास क्या एडवाइस है कि हाउ दे कैन ग्रो, एंड कैसे वो ऐसे क्वालिटी कनेक्शंस बना सकते हैं जिससे उनको उनके कैरियर में काफी ग्रोथ मिले? यार इसको ना मैं 2 चीजों से लिंक करना चाहूंगा। कि जैसे अभी आपने बोला कि एक बंदा है वो बिग फोर में पार्टनरशिप भी ढूंढ रहा है, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, आजकल बहुत सारे जने आ गए हैं। सेम अब तुमने लिंक्डइन की प्रोफाइल की बात करी है, तो इन दोनों को ना अगर मैं कनेक्ट कर दूं, तो इससे मेरे को खुद बहुत लीवरेज मिली है। मेरे को ड्यूरिंग दी आर्टिकलशिप मेरे को 2 जॉब ऑफर भी आ चुके थे इंटरनल ऑडिट के लिए, हाई मतलब अच्छी खासी सैलरी भी थी उसमें। तो उसमें होता क्या है कि जैसे इंटरव्यू में जाते हैं ना, तो ओ सॉरी लिंक्डइन प्रोफाइल है, उसमें ना आप अपने रेलिवेंट डालिए। जैसे अगर आपको पता है कि जैसे मैं हूं, मेरे को पता है मेरे को इंटरनल ऑडिट अच्छा लग रहा है, तो मैं इंटरनल की ना स्टार्टिंग में पोस्ट डालता था कि भाई मैंने आज क्या सीखा, या कुछ नया स्टैंडर्ड आया है। मतलब एक तो क्या होता है आजकल तुम देखोगे लिंक्डइन को ना इंस्टाग्राम बनाते हैं, मीम्स डालना, ये सब फालतू का स्टफ डालना। तो उसकी जगह तुम पोस्ट डालोगे ना अच्छी वाली, तो उस पर लाइक्स नहीं आएंगे कभी भी। लोगों को अच्छी चीज चाहिए ही नहीं है। बट एक मेन चीज क्या होती है, अगर तुम उस चीज को ध्यान से फॉलो करना होगा, भाई तुम्हारा महीने 2 महीने में अच्छा लिंक्डइन बन जाएगा, उससे बेस्ट लिंक्डइन नहीं बनेगा। एक तरफ तुम डालो पोस्ट, जैसे हमारे 2 खाते हैं, एक तुमने डाला डेकटेक से सचिव ऑडिट के ऊपर कोई पोस्ट डाल दो। ऑन दी अदर सेकंड हैंड पे अपने मैनेजर डायरेक्टर पार्टनर से कनेक्ट करो, बिग फोर वालों से 50 जनों में कनेक्शन भेजो। 50 में से 15-20 तो एक्सेप्ट करेंगे। जब वो 15-20 एक्सेप्ट करेंगे, कुछ ना कुछ जने तुम्हारी प्रोफाइल भी खोल लेंगे कि तुम्हारी प्रोफाइल में है क्या। कुछ जनों की प्रोफाइल होती है ब्लैंक, तो ब्लैंक वालों को क्या ही रिप्लाई देंगे। अगर तुम्हारी प्रोफाइल में कुछ अच्छी अच्छी चीजें हैं कि डिलीवरेबल्स है, कि आपने कुछ आप पोस्ट डाली हुई है, तो वो उनसे डिलीट करेंगे। तो वहां से तुम्हें इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट होने में बहुत हेल्प मिल जाती है। अभी मैं कुछ दिन पहले जैसे आप सेशन ले रहे हो, मैंने सेशन लिया था, तो उसमें मेरे को एक जना मिला, वो था जयपुर से। वो आर्टिस्ट था मिड साइज में। तो उसने बताया कि विवेक वो ना कहीं पे किसी क्लाइंट पे था, उस क्लाइंट पे जीटी भी था। तो उसने जब प्रेजेंटेशन दिया था मिड साइज फॉर्म से, तो उसने बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी जिसमें जीटी के पार्टनर को वो पसंद आ गया। तो कह रहे हैं, मेरे पास अगले दिन डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया कि उन्होंने बात करी, उन्होंने मेरे को हायर करवा लिया। अब वो कह रहे हैं मेरे को जयपुर में उन्होंने काम दिया, वो बड़ा अच्छा। तो सेम विद लिंक्डइन, तो तुम अपने लिंक्डइन पे अच्छी अच्छी पोस्ट डालिए। लाइक्स कमेंट छोड़ दीजिए एक टाइप के लिए, हमें चाहिए भी नहीं। मेन ये है कि तुम अपनी प्रोफाइल यहाँ से इतनी अच्छी बना लोगे ना,
फार बेटर, वो भी अर्ली स्टेज में। लोग आज भी अच्छी प्रोफाइल नहीं बना पाते हैं। तो यहाँ से। और सेकंड थिंग यार, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ये फेक कभी भी जॉब मत डालना। उससे तुम्हें भी स्ट्रगल होगी, तुम्हारे पास मैसेज आएंगे। सेकंड थिंग, सामने वाले जॉब सीकर्स को भी बहुत दिक्कत होती है, बेचारे को पहले नहीं पता कमेंट इंटरेस्टेड के पीछे क्यों जिंदा है वो लोग। तो वो फेक जॉब के पीछे और मजा आते हैं। बिल्कुल। ओके, सो विवेक, एट द एंड आपका कोई भी एक ऐसे इंस्पिरेशनल मोटिवेशन कुछ भी आर्टिकलशिप सीकर्स के लिए या फिर सीए फाइनलिस्ट जो सीए बनने वाले हैं उनके लिए? ये कभी भी किसी बात को बुरा मत मानो, हमेशा कहीं ना कहीं से कुछ सीखने को मिलता है। अगर बुरा मानोगे तो तुम्हें कभी कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, मेरा यही मानना है। क्योंकि जो जो जैसे आपने मेरी अभी इतनी तारीफ करी है, तो इसके पीछे मेरे कई जनों का हाथ है जिन्होंने मेरे को बहुत बुरा फील करवाया है जिंदगी में। अगर वो ना होते तो मैं यहाँ ना होता। तो तभी बोल रहा हूँ कि तुम लाइफ में कुछ अच्छा करोगे तो सही रहेगा। अगर तुम, मेरे को कई लोग बोलते हैं विवेक तेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तुमने यूट्यूब क्यों स्टार्ट किया था, ये क्यों किया था। मैं रुक भी गया था उनके कहने से कि यार शायद मेरे अंदर कुछ कमियां हैं। बट अब मैंने रियलाइज किया कि नहीं, दोबारा स्टार्ट करते हैं। और लिटरली में अब मैंने बैक इतना सही किया है, मैं ही नहीं बोलता अच्छा हूँ, बट उससे काफी जनों को हेल्प मिल रही है। तो भैया वो तुम्हारे ऊपर करता है, प्लीज कभी रुकना मत किसी की सुन के, तुम अपना करते जाओ, किसी चीज की कोई कॉस्ट नहीं है। बस कभी अपना पैसा लगाओगे तो देख के लगाना। मैं पैसों के लिए बहुत कंजूस इंसान हूँ, मैं लोगों को बोलता हूँ कि पैसा देख के लगाओ अपना, क्योंकि अभी तुम्हारा पैसा नहीं है, तुम्हारे माँ बाप का पैसा है। सेम विद, भाई मेरे मम्मी पापा का पैसा है। तो उसको मत वेस्ट करो, अपनी सही जगह इन्वेस्ट करो सब चीजों को। यही थैंक यू बोलूंगा। विवेक, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा एक मैसेज दिया हर चीज के बारे में। मतलब बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ बोल दिया आपने। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद आपका लाइफ पर्सपेक्टिव एंड द वे आप लाइफ जी रहे हैं अभी, गोइंग विद द फ्लो। एंड आई बिलीव दैट जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, प्लीज विवेक जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टर्न आउट कीजिए अपनी लाइफ में, एंड अपने पेरेंट्स, आपके आसपास जितने भी हैं उनके साथ ग्रेटिट्यूड से रहिए और उनको थैंक करिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम जो भी हैं विवेक, उन्हीं की देन है, राइट? हमें ये सब बात मेरे को ब्रेकअप के में बाद वही है। समझ आई है। बिल्कुल। ठीक है विवेक, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ओके। हियर विद अस टुडे। बहुत बहुत थैंक यू। बहुत थैंक यू। एंड थैंक यू आपका। व्यूअर्स के लिए, व्यूअर्स का भी आपके लिए बहुत बड़ा थैंक यू, आपने इतने अच्छे से सारे आंसर करे। एंड ये वीडियो मैंने सोचा था सिर्फ 20 मिनट लंबी जाएगी, बट आपसे बात करके इतना मजा आया कि 1 घंटे से ऊपर पहुंच चुकी है। थैंक यू सो मच विवेक, आपने बहुत जल्दी मुझे रिप्लाई किया था फॉर दिस वीडियो। एंड आप बहुत बहुत कंसिडरेट रहे मेरे साथ, आपने मुझे टाइम भी बहुत खुला दिया। थैंक यू सो मच, बहुत बड़ा थैंक यू आपको। थैंक यू जी, ये भी मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट था, ये सेकंड है। आज मैंने सेकंड टाइम डिलीवर किया, मेरे को बहुत अच्छा ये लग रहा मेरा है। भी कि सेकंड है एक्चुअली। जिस तरीके से आपने ये टेक किया स्टार्टिंग से लेके एंड तक, एक बड़ा स्ट्रक्चर सेम था, और ये आपने मतलब मैक्सिमम चीजें बहुत जिस तरीके से कवर करी, आर्टिकलशिप, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, पोस्ट क्वालिफिकेशन, लिंक्डइन, मतलब इतना तो मैं भी नहीं कर पाता यार, जितना अच्छे तरीके से आपने माइंड यूज किया। सही में बोलते हैं लड़कियों का दिमाग सही चलता है। थैंक यू सो मच विवेक, होप टू बेस्ट सी ऑफ यू लक। वेरी सून, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी।